तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइटल तो मुझे पड़ी होगा, तो शुरू करें। यस सर, आपके अटेम्प्ट के लिए एकदम फ्रेश रिकॉर्डेड अपडेटेड रिवीजन वीडियोस चल रही हैं, पूरी सीरीज चल रही है। तो पहले 3 चैप्टर्स भी हो चुके हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें हम समझेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, डिमांड सप्लाई से प्राइस डिटर्मिनेशन होती है और उनके इंक्रीज डिक्रीज पे प्राइस पे क्या फर्क पड़ता है। और फिर जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट होती है हमें जो पता ही है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। इन चारों में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है हम फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से तीनों यूनिट कवर करेंगे हम। यस ऑफ कोर्स। तो चलो फर्स्ट यूनिट एक बार स्टार्ट करते हैं। यस, जिसका नाम है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो सर पहले मीनिंग ही बोल रहा, तो इसका मतलब पहले मीनिंग बताएगा मार्केट का। तुम बताओ मार्केट क्या होता है। सर मार्केट तो वो होता है जो हमारे घर के पास सब्जी मंडी लगती है, या जहाँ पे हम कुछ खरीदने जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्लेस मार्केट है। वट अबाउट जो तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे खरीदते हो, वो मार्केट नहीं है। OLX पे खरीदते हो, मार्केट नहीं है। सर इसका मतलब मार्केट तो ऑनलाइन भी है। इसका मतलब ये कि मार्केट का मतलब ये होता ही नहीं है कि जहां पे कोई फिजिकल प्लेस हो। मार्केट का सिंपल मतलब ये होता है कि जहां पे एक सेलर हो और एक बायर हो, और उनके बीच में एक सिस्टम अरेंज हो जाए कि तेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मतलब तेरे को ये चीज चाहिए, मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ले लेते हैं। ये बन गई मार्केट, सिंपल। फिर सर प्राइस का क्या मतलब होता है। किसी चीज का प्राइस जब हम बोलते हैं, सर प्राइस एक्सप्रेस करते हैं उस चीज की वैल्यू। उस चीज की वैल्यू क्या है। ठीक है, चल अब हम रीड कर लेते हैं, इतने में समझ आ जाएगा तुम्हें। फर्स्ट चीज, प्राइस एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ अ थिंग इन रिलेशन टू मनी। पैसे से उस चीज की वैल्यू बता देगा कि सर ये चीज आपको चाहिए, इसका इतना वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं प्राइस। पता ही आपको। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मनी फॉर विच इट विल बी एक्सचेंज्ड। सिंपल इंग्लिश। वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज को और क्या बोलते हैं, एक्सचेंज वैल्यू, और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। ओ सर, मैं इस चीज को इतने में एक्सचेंज करूंगा, एक्सचेंज वैल्यू। इस चीज की इतनी अपने आपको इकोनॉमिक वैल्यू क्या पड़ेगी, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू। तो वैल्यू इन एक्सचेंज सिंपल ही हो गया, सॉर्टेड। ये किसने भाषा दी थी, ये किसने हमें बताया था कि वैल्यू इन एक्सचेंज की डेफिनेशन, रिकार्डो ने। रिकार्डो याद है, इसने रिकार्डो ने और क्या दिया था सर, इसने चैप्टर 3 में ना, जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो लैंड के जो करेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, उसमें करेक्टरिस्टिक था कि लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो वो भी रिकार्डो ने दिया था। वेरी गुड। यस, मीन्स कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल और पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल क्वांटिटीज इन जनरल। ध्यान से मेरी बात सुनो, सितंबर 2024 में आई थिंक ये एज इट इज एमसीक्यू उठ के आया हुआ है कि एज पर रिकार्डो व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू इन एक्सचेंज। और वहां पे ऑप्शन में क्या था, ये परचेज इन एक्सचेंज पावर ओवर परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल इज नोन एज वैल्यू इन एक्सचेंज। ये एज इट इज ऑप्शन था, यही वाला, ये लैंग्वेज एज इट इज। इसीलिए इसीलिए मैं बहुत सारी जगह मॉड्यूल की लैंग्वेजेस एज इट इज उठाता हूँ, ताकि समझ आना एक अलग चीज है, लेकिन जो पेपर में उठ के आएगी चीज, उसकी समझ होना अलग चीज है। ओ ठीक है बात। यस, तो सर ये वाली लाइन हमें एज इट इज पेपर में उठ के आई हुई है। ओके, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज में क्या फर्क है सर। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज मेरे कितने काम आती है वो वैल्यू इन यूज है। उसकी यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटीनेस की, वो कितनी मेरे को यूटिलिटी देती है, वो उसकी वैल्यू इन यूज है। और वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब उसका प्राइस। अब मेरे को पीना है गन्ने का जूस, सर्दियों में पी रहा हूं मैं खड़े हो गए, तो वैल्यू इन एक्सचेंज तो हमेशा 20 रुपए रहेगा, चाहे सर्दियों में पी रहा हूं चाहे गर्मियों में। लेकिन वैल्यू इन यूज, मेरे को वो चीज कितनी यूटिलिटी दे रही है, वो उसकी क्या है, वैल्यू इन यूज। गर्मियों में पीऊंगा तो ज्यादा वैल्यू इन यूज है, और सर्दियों में पीऊंगा तो कम। सॉर्टेड। यस, वैल्यू इन यूज रेफर्स टू द यूजफुलनेस और यूटिलिटी, दैट इज द एट्रीब्यूट व्हिच अ थिंग में हैव टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वो आपकी कितनी नीड सेटिस्फाई कर रही है। अब गर्मियों में, एकदम तपती गर्मी में, मैं गया सड़क पे, मुझे क्या मिला, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 20 रुपए का। मैं क्या, वाह भाई वाह, एकदम, हाँ यही चाहिए था। तो मैंने वो जाके ले लिया। अब कितनी मेरे को उससे कितनी वैल्यू इन यूज मिली होगी, हो सकता है 100 रुपए की वैल्यू इन यूज मिली हो 20 रुपए दे के। ओ समझ गए। यस, फिर वैल्यू इन एक्सचेंज तो सिंपल जो हमने ऊपर पढ़ लिया, प्राइस को बोलते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन एक्सचेंज, इकोनॉमिक वैल्यू एंड एक्सचेंज वैल्यू सेम चीज है। तीनों का मतलब है प्राइस, और तीनों के लिए एक वर्ड क्या याद रखना है, ये, एक तो ये कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल, या कमांड की बजाय तुम उसको क्या बोलते हो ना, पावर इन एक्सचेंज। परचेजेबल कमोडिटीज इन जनरल तो सेम ही है। पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेजेबल कमोडिटी, या कमांड ओवर कमोडिटीज इन जनरल को क्या बोलते हैं, प्राइस। समझ गए। अब फटाफट से मार्केट को क्लासिफाई कर देते हैं। जो हमने मार्केट की डेफिनेशन पढ़ ली, क्या सर मार्केट क्या होती है। मार्केट कोई फॉर्मल प्लेस नहीं होती है। एक तुम्हारे मॉड्यूल में स्टार्टिंग में बहुत एक बेसिक सी चीज भी लिखी हुई है,
कि फ्री, देखो दो तरह की गुड्स होती हैं, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स। फ्री गुड्स कौन सी होती हैं? जो तुम्हें प्रकृति ने फ्री में दी है, सनलाइट, वाटर, एयर, इसके तुम पैसे देते हो क्या किसी को? नहीं। तो ये क्या है? फ्री गुड्स, जिसके तुम्हें किसी को पैसे देने ही नहीं पड़ते, वो फ्री गुड्स है। सर हम फिर ये पार्क में भी तो बैठने जाते हैं, जो गवर्नमेंट द्वारा पार्क बनाए होते हैं, या जो भी पार्क वगैरह हमारे घर के पास जो बना, हम इसके पैसे थोड़ी देते हैं। क्या वो फ्री गुड्स है? नहीं, वो फ्री गुड्स नहीं है, वो पब्लिक गुड्स है, वो तुम्हें गवर्नमेंट ने दी है। यहाँ पे बात क्या हो रही है? एक गुड्स जिसके किसी को पैसे देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसका कभी कोई खर्चा ही नहीं आया। और एक गुड्स होती है इकोनॉमिक गुड्स, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसके पैसे लगते हैं, जिसका किसी का पैसा लगा या तुम्हारे पैसे लगेंगे उसको सर्विसेज को अवेल करने में, या उसको बनाने में अगर किसी का पैसा लगा, तो डेट इज इकोनॉमिक गुड्स। समझ गए? तो दो तरह की गुड्स है, फ्री गुड्स, इकोनॉमिक गुड्स। समझ गए? इतनी सी डेफिनेशन थी। फिर इकोनॉमिक्स में सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं देखते। मेरा एक दोस्त था, उसके पास पुरानी गाड़ी थी, तो मैंने कहा ये पुरानी गाड़ी तो अब कबाड़ में जाएगी, ये तो मुश्किल से इसका कोई 10,000 देगा। कहता तेरे को पता नहीं है, ये गाड़ी मेरे लिए बहुत अमूल है, इसके तो मैं 2 लाख में भी ना बेचूं। मैं क्या, क्यों, ऐसा क्यों हुआ था? कहता मेरे दादाजी ने पहली बार मेरी दादी को इसी गाड़ी में रिंग पहनाई थी, ऐसा कुछ था, जो भी था। ठीक है, तो पॉइंट इज कि अब गाड़ी किसी के लिए हो सकता है थोड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू कैरी करती हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या उस सेंटिमेंट्स की इज्जत है क्या, उस इमोशंस की इज्जत है क्या इकोनॉमिक्स में? बिल्कुल भी नहीं। तो उस वो जो मर्जी बोले कि यार मेरे ये दिल के बहुत करीब है, मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, माई ग्रैंड फादर लव्ड माई ग्रैंड फादर लव्ड दिस कार, ऐसा वो बोले, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। अगर वो कबाड़ की चीजें 10,000 में बिकेगी तो 10,000 की बिकेगी, तेरे बोलने से, तेरे सेंटिमेंटल से वो चीज 2 लाख की नहीं होने वाली। ओ, ठीक है। और ये तो मैंने तुम्हें बताई दिया कि मार्केट फॉर्मल प्लेस होना जरूरी नहीं है, इनफॉर्मल प्लेस भी हो सकती है। बेसिकली जहां पे बस सेलर बायर इकट्ठे हो गए और ट्रांजैक्शन हो रही है, वो मार्केट है। और एक सेलर हो सकता है, मल्टीपल बायर हो सकते हैं, एक बायर हो सकता है, मल्टीपल सेलर हो सकते हैं, एक सेलर एक बायर हो सकता है, मल्टीपल सेलर मल्टीपल बायर हो सकते हैं, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो बस बन जाएगी मार्केट। समझ आ गई बात? यस सर, एकदम डिटेल्ड रिवीजन चल रही है। फिर आ जाती है, दो तरह की मार्केट्स होती हैं सर, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट थोड़ी डिफरेंट है। ये दो तरह की मार्केट होती है, कौन सी? प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट सिंपल, जहां से हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, ये लैपटॉप, माइक, कैमरा, नहीं, माइक, कैमरा, सॉरी, आईपैड, ये पेन, ये शर्ट, ये सब कहां से आते हैं? ये प्रोडक्ट मार्केट से, जहां पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सिंपल। जहां पे हाउस होल्ड क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज खरीदने जाते हैं, सिंपल। लेकिन दूसरी कौन सी आती है? फैक्टर मार्केट। व्हाट डू मीन फैक्टर मार्केट सर? जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदे जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या ये हम जैसे लोग खरीदने जाते हैं, हाउस होल्ड खरीदने जाते हैं? क्या तुम जाओगे क्या लेबर चौक पे जाके 600 रुपए पे एक दिहाड़ी पे एक बंदा खरीद लोगे और बोलोगे पता नहीं अब करना क्या, मैं तो वैसे ही खरीद लिया? ऐसे कुछ होता है क्या? ये लैंड रेंट पे ले लोगे जाके बस वैसे ही, कि कोई बात नहीं वैसे ही लेते हैं? नहीं, यहाँ पे जाते हैं बिजनेस, मतलब बिजनेसेस जाते हैं यहाँ पे फैक्टर मार्केट में, दूसरे बिजनेसेस से, मतलब एक फर्म जाती है दूसरी फर्म से ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खरीदने, कि आपके पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है, आप मेरे को रेंट पे दे दो, मेरे को यहाँ पे बिजनेस शुरू करना है। तो फैक्टर मार्केट होती है जहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स तुम्हें मिलते हैं। समझ गए? यस, साथ साथ में पढ़ते जाना, मैं तुम्हें समझा तो रहा हूं। फिर अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कुछ कुछ बेसिस पे, कुछ कुछ बेसिस पे। इकोनॉमिक्स में जनरली जो क्लासिफिकेशन होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब वो किसी भी तरीके से हो सकती है, ज्योग्राफिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी, टाइम के बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, रेगुलेशन के बेसिस पे, एटसेट्रा। वो भी हम पढ़ेंगे कौन से बेसिस हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले ज्योग्राफिकल एरिया से। अब किसी प्रोडक्ट की मार्केट, फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारे गली के पास एक मंडी लगती है, मंडी जो होती है ना, वो हर हफ्ते लगती है जो मंडी, जहां से तुम सब्जियां वगैरह, फल वगैरह खरीदते हो, वीकली मार्केट जिसको बोलते हैं। क्या वो तुम्हारी लोकल मार्केट है? हाँ। क्या ऐसी कोई मार्केट, क्या वो जो तुम्हारे घर के पास मंडी लगती है, क्या वो ऐसी वाली मंडी है क्या जिससे सामान खरीदने के लिए लोग दूसरे देशों से आते हैं या दूसरी स्टेट से आते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लोकल ही खरीदते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल मार्केट। ओ, लोकल मार्केट, यस। जनरली लोकल मार्केट किन प्रोडक्ट्स की होती है ये बताओ सर? एक तो यही जो हाईली पेरिशेबल होते हैं, है ना, और एक सर उनकी होती है लोकल मार्केट जो सब जगह ही अवेलेबल है, क्योंकि फिर कोई दूसरी जगह से क्यों लेने जाएगा, अपनी अपनी लोकेलिटी से ले लो ना। हाँ, ये भी बात ठीक है। फिर फिर सर जनरली जो बल्की आइटम्स होती हैं, अब सोचो एक बहुत भारी मशीन है, भारी मशीन है, क्या कोई एक बंदा दूसरी स्टेट से खरीदने आएगा? नहीं सर, वो अपनी स्टेट से खरीद लेगा ना, इतनी भारी चीज वो दूसरी जगह से क्यों लेने आएगा? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेते हैं,
एसी की, एसी तुम रहते हो, मान लो मैं रहता हूँ पंजाब में, पंजाब में एसी मिलता है 40,000 का, और तुम रहते हो तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एसी मिलता है 38,000 का। क्या मैं 2,000 बचाने के पीछे तमिलनाडु से खरीदने जाऊंगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह भी पड़ जाएगी। तो कुछ चीजों की मार्केट जो खास करके बल्कि है, जिसको तुम कैरी करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, ये सब चीजों में फालतू टाइम और खर्चा जाता है, तो वो चीजें तुम अपने लोकल में खरीदोगे। तो उन प्रोडक्ट्स की क्या होती है लोकल मार्केट, हाईली पेरिशेबल गुड्स की, बल्कि आर्टिकल्स की, और जो लोकली ही सप्लाइड हो जाती है सर्विसेज। अब जो तुम्हारा सैलून है, बाल काटने वाला, तुम्हारा जो फेशियल करता है, ये सब, वो जो लोकली सप्लाइड सर्विसेज होती है, इनकी क्या होती है लोकल मार्केट। ये चीजें तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट बात क्या है, एमसीक्यू पेपर। तो इसका मतलब तुम्हें अगर चीज समझ आ चुकी है कि यार लोकल मार्केट मतलब जो चीजें लोकेलिटी में ही बिकती हैं, ऐसे बाहर दूसरी स्टेट से नहीं कोई खरीदने आ रहा। ओ, फिर रीजनल मार्केट। अब थोड़ा बड़ा एरिया पकड़ लेते हैं सर, कोई ऐसी चीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में बिकती है, जैसे बोला जाता है ना कश्मीर के सेब, नागपुर का आई थिंक आम, है ना, हाँ नागपुर का आम होता है, और असम साइड के टी लीव्स। तो ऐसे ऐसे कुछ एक रीजन की फेमस है कि ईस्टर्न रीजन की चाय फेमस है, पहाड़ों की चाय, साउदर्न रीजन की जहाँ पे वो साउथ केरला तमिलनाडु उधर के कोकोनट, है ना। तो ऐसे ऐसे हर एक जगह के, कश्मीर के सेब नॉर्थ साइड के, पंजाब की आई गेस आलू के परांठे, लस्सी, ये सब चीजें। तो हर एक एक रीजन की मार्केट होती है कि ये प्रोडक्ट इस पूरे रीजन में मिलता है। ओ, और रीजन में सिटीज स्टेट्स थोड़े वाइडर एरिया आ जाते हैं, वाइडर एरिया सच एज फ्यू एडजेसेंट सिटीज या पार्ट ऑफ स्टेट्स या क्लस्टर ऑफ स्टेट्स। जैसे बोलते हैं ना यार रीजन, रीजन किसको बोलते हैं, नॉर्दर्न रीजन, साउथर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, ऐसा। जो तुम्हारे आईसीआई जो तुम्हें नंबर अलॉट करती है, जैसे जितने भी नॉर्थ वाले हैं उनका नंबर स्टार्ट होता है एनआरओ, फिर WRO, SRO, ERO, CRO, ऐसे चलते हैं ना नंबर, स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग नंबर मिलता है, तो वो रीजन होता है, उसका मतलब भी वैसे वही होता है, नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस, NRO, ऐसे होता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मार्केट पूरे नेशनल लेवल पे है, लेकिन नेशनल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे इसमें मॉड्यूल में एग्जांपल लिखी हुई है हिंदी बुक्स, हिंदी बुक्स। सर हिंदी की जो बुक्स होती हैं, सोचो, वो ऑफ कोर्स हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो इसका मतलब हिंदी की जो बुक है वो साउथ में भी बिकती है, पंजाब में भी बिकती है, असम में भी बिकती है, और इधर वेस्ट साइड गुजरात में भी बिकती है। यस यस। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनकी इंटरनेशनल मार्केट है। सर जैसे कि जो बल्कि नहीं है, जो पेरिशेबल भी नहीं है, ना बल्कि है ना पेरिशेबल है, ओ, और जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे गोल्ड सिल्वर। समझ आ गया? यस, यही लिखा हुआ, बस यही तुम्हें चीजें याद रखनी कि सर अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू ज्यादा है और बल्कि कम है, तो उसकी कौन सी मार्केट होगी। और पेपर में यही आएगा, a certain commodity is of high value and is not bulky, what market does it serve। तो वहां पे तुम्हें चूज करना है नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल या रीजनल। तो तुम क्या चूज करोगे, इंटरनेशनल। यही तो तुम्हें चीजें समझ आनी चाहिए बस, और ऑफ कोर्स तुम्हें ये रिटेन रखना, याद रखनी चीजें। यस, ठीक है। अब लेकिन मॉड्यूल में चलो एक और बात भी लिखी उन्होंने, बड़ी दोगली सी बात कर दी। कहते हैं कि चलो ये तो पुराने तरीके से क्लासिफाइड है, आज के ज़माने में तो आपको पता है कि, है ना, इंडिया से आम जापान भी जाते हैं, तो जापान की इंटरनेशनल आम की, सॉरी, मैंगो की इंटरनेशनल मार्केट भी हो गई, जबकि वो है तो हाईली पेरिशेबल है। तो आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें पेपर में आंसर टिक करना है तो इन्हीं की बेसिस पे करना है। समझ आ गई बात? यस, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट, टाइम के बेसिस पे भी हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं सर। एक होती है वेरी शॉर्ट मार्केट, वेरी शॉर्ट पीरियड के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं मार्केट पीरियड। कौन सा होता है, बहुत ही छोटा पीरियड। शॉर्ट रन वैसे देखो, एक तो होती है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, जो तुमने चैप्टर 3 में समझ लिया था मुझसे, क्या कि सर शॉर्ट रन में एक फिक्स फैक्टर होता है, बाकी सब वेरिएबल होते हैं, एटलीस्ट एक फिक्स्ड होता है, और लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। और अगर नहीं पता तो तुम जाके चैप्टर 3 रिवीजन वीडियो देखो, है ना भाई। हाँ, फिर आते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, जहां पे सप्लाई फिक्स्ड है। सर एक चीज बताओ, मेरे पास एक सर्टेन जमीन है मेरे पास, उस पर मैं उगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 मूलियां, 10 मूलियां उगाता हूँ मैं, 10 मूलियां और 10 गाजर उगाता हूँ, ठीक है, इतनी छोटी जमीन है, 10 मूलियां और 10 गाजर उगाता हूँ। अब मैं चला गया मंडी उनको लेके, एक बंदा है मेरे पास, भैया मेरे को 20 मूली और 20 गाजर चाहिए, आपसे ही लूंगा, आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, मेरे को 2 दिन में दे दो। कहाँ से लाऊं भाई मैं? अब वो वाला दिमाग मत चलाना कि सर आप कहीं और से खरीद के उसको दे दो, वो तो आपको मुंह मांगे पैसे दे रहे हैं। इस समय उसकी बात नहीं हो रही। पॉइंट सिर्फ ये हो रहा है कि मेरे पास तो सप्लाई लिमिटेड है ना, क्योंकि मैं सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकता, इतना शॉर्ट पीरियड है।
तो वो वाली मार्केट जिसका बहुत शॉर्ट पीरियड हम गिन रहे हैं, अब हम सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, तो टाइम के बेसिस पे अगर मैं बोलूं बहुत शॉर्ट पीरियड मार्केट है जिसकी, वो है शॉर्ट पीरियड मार्केट। कौन सी होती है? जिसमें सप्लाई फिक्स्ड है एंड बढ़ा या कम नहीं कर सकते। अगर मैं 10 मूलियां उगाता हूं तो 10 ही उगा सकता हूं, बस ये लॉजिक है। सप्लाई इज फिक्स्ड, ना इंक्रीज हो सकती ना डिक्रीज हो सकती। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर हो गया, जो कि पेरिशेबल होते हैं। तो कुछ पेरिशेबल गुड जैसे वेजिटेबल, फ्लावर्स, ये लिमिटेड टाइम में उगती हैं और इनकी सप्लाई फिक्स्ड होती है। तुम शॉर्ट पीरियड में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में इनको फटाफट नया नया ना उगा के बेच सकते हैं, समझ गए? यस। फिर शॉर्ट पीरियड मार्केट, वेरी शॉर्ट से थोड़ा ऊपर, वेरी शॉर्ट से थोड़ा ऊपर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे एक फैक्टर तो फिक्स्ड रहेगा ही, क्योंकि शॉर्ट पीरियड है ना, अभी भी शॉर्ट रन ही है। एक फैक्टर फिक्स रहेगा, लेकिन बाकी हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको और लगा लगा के हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक बेकरी है, उसमें मैंने एक अवन रखा हुआ है और मैंने एक ही बंदा इंप्लॉय रखा हुआ है। अब वो एक ही बंदा लेट से दिन में आई डोंट नो 10 केक बना रहा है और मेरे पास ऑर्डर आ गया 20 केक का, तो मैं क्या करूंगा? एक बंदा और रखूंगा, उसको बोलूंगा तू भी अवन पे लगा रहा है, जब ये ब्रेक लेगा तो तू बना दे अवन पे, और दोनों की शिफ्ट रख दी। इससे क्या होगा? अवन तो मेरा फिक्स फैक्टर है ही है, वेरिएबल फैक्टर मेरे 2 हो गए। अब इससे क्या होगा? केक और ज्यादा बन जाएंगे, तो मैं 20 केक भी बना पाऊंगा। ये हो जाता है तुम्हारा शॉर्ट पीरियड। फिर लॉन्ग पीरियड, सर सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, सारे सिंपल। मेरे पास आ गया एकदम से 500 केक का ऑर्डर, मैंने कहा कब तक चाहिए? अगले साल चाहिए 500 केक। मैं क्या करूंगा? एक अवन की बजाय 2 या 3 अवन रख लूंगा, बंदे भी 6 रख लूंगा। तो अवन भी बढ़ा दिया, फिक्स फैक्टर भी जो पहले था फिक्स फैक्टर वो भी बढ़ा दिया, वेरिएबल बंदे भी, लेबर भी बढ़ा दी, कैपिटल भी बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, तो मैं 500 केक बना दूंगा। यस, मेरे पास लॉन्ग लॉन्ग पीरियड हो गया ना। फिर आ जाता वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत ज्यादा ही। कभी कभार ऐसे नहीं देखते हम कि अरे पिछले 5 साल से मार्केट क्रैश हो रही है, ये जो ऐसे बड़ा हराइजन ले लेते हैं, बड़ा पीरियड ले लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। इसमें फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं? साइज ऑफ, मतलब वो वाले फैक्टर तो आ ही जाते हैं कि सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स कंसीडरेशन में क्या आ जाते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल की सप्लाई क्या है, रॉ मटेरियल की सप्लाई क्या है, एटसेट्रा। कहाँ से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो बंदा बदल सकते हैं क्या, मतलब बहुत कुछ हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा पीरियड है ना। फिर आ जाता है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। ये सिर्फ हम जो क्लासीफाई कर रहे हैं, तुम्हें ये याद नहीं रखना है कि हमने किस किस बेस पे क्लासीफाई करा था, ये याद नहीं रखना है। समझ आ गई बात? ये याद नहीं रखना। तुम्हें याद क्या रखना है? पेपर में कैसा आएगा कि वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स जनरली हैज व्हाट टाइप ऑफ मार्केट। अब तुम बोलोगे सर वेजिटेबल्स तो वेरी शॉर्ट भी था और वेजिटेबल्स लोकल भी था, तो सिंपल सी बात है ना, जो ऑप्शन में दिया होगा, अगर ये 4 ऑप्शन दिए होंगे तो तुम लोकल टिक करोगे, ये 4 दिए होंगे तो तुम ये वेरी शॉर्ट टिक करोगे। समझ गए? तो तुम्हें बस समझ आना चाहिए कि यार किसी प्रोडक्ट का अगर उन्होंने नाम ले लिया तो इसकी मार्केट कौन सी है, मुझे आइडिया है। समझ गए? यस। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेसिस पे देखो, एक होती है स्पॉट और कैश मार्केट, जो तुम नॉर्मली यूज करते हो। क्या ये तुम नॉर्मली किसी भी कन्फेक्शनरी की दुकान पे जाते हो या कुछ भी कहीं खाने पीने जाते हो, कुछ गाड़ी खरीदने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, क्या करते हो? एक हाथ सामान लेते हो, एक हाथ पैसा दे देते हो। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉट मार्केट, खड़े पैर, ऑन स्पॉट, ऑन द स्पॉट, स्पॉट मार्केट। कैश मार्केट, खड़े पैर, कैश में डीलिंग हो गई, डन हो गई ट्रांजेक्शन, सिंपल, ये तो खत्म हो गया। फिर दूसरा आ जाता है फॉरवर्ड मार्केट, या जिसको बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। ये नॉर्मली यूज होता है ये शेयर मार्केट के केसेस में, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी खरीदने के केसेस में। इसमें क्या होता है कि मान लो यार तुम हो एक एक्सपोर्टर, तुम माल क्या करते हो? एक्सपोर्ट, माल करते हो एक्सपोर्ट। अब तुमने इस समय माल एक्सपोर्ट कर दिया अपना, और वो जो सामने वाला बंदा वो बोलता है 3 महीने तक पेमेंट दूंगा, तो तुमने कहा ठीक है। अब तुम्हारी $10,000 आने वाले हैं बाहर से, और आज का रेट चल रहा है 80 रुपीज। तो तुम्हें पता है अगर आज आ जाते तो मुझे 8 लाख रुपए मिल जाते, लेकिन आने वाले टाइम में भाइयों और बहनों तुम्हें सर्टेनिटी नहीं है। तुम्हें उल्टा डर लग रहा है कि यार डॉलर कहीं गिर के ना 75 ना हो जाए, मेरे जो 8 लाख मिलने थे मुझे वो 7.5 लाख रह जाएंगे। तो इससे तुम क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे, उसके साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करोगे कि मेरी सुन बात, अगर तो रेट बढ़ा 80 से, फिर तो तेरी मेरी कोई डील है नहीं। अगर 80 से रेट गिरा तो मैं तेरे साथ आज ही डील कर रहा हूँ, 78 पे अपन रेट फिक्स करते हैं, 3 महीने बाद मैं तेरे से 78 पे डॉलर खरीदूंगा, डॉलर सॉरी, तेरे को 78 पे बेचूंगा जो मेरे पास डॉलर आएंगे। समझ गए? ऐसे चलती है फॉरवर्ड मार्केट, कि मतलब आज ही खड़े होके फ्यूचर की डीलिंग कर ली। पैसा भी मैं तेरे को फ्यूचर में दे रहा हूँ, तेरे से जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए वो भी फ्यूचर में ले रहा हूँ। जैसे वो हायर परचेज टाइप नहीं हो जाता कभी कभी, रेंट तो मैं आज ही दे रहा हूँ, आज यूज करने का, लेकिन ये जो मैं खरीदने वाला हूँ तेरे से, इसकी फिर मैं इकट्ठी पेमेंट बाद में कर देता हूँ, और तेरे से फिर मैं तब वो
अपने नाम पे ओनरशिप भी ले लूंगा। फिर रेगुलेशन के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। एक मार्केट ऐसी है जिसको कोई स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्न करती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज को गवर्न करता है सेबी। इंश्योरेंस मार्केट को कौन गवर्न करता है? IRDA। ये सीएज की मार्केट को, ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो है, कंसल्टेंट्स जो सीएज हैं, उनको कौन गवर्न करता है? ICAI, है ना। ICSI गवर्न करता है सीएस को, ICMAI करता है कॉस्ट अकाउंटेंट्स को। यस यस। फिर आ जाती है अनरेगुलेटेड मार्केट। यही नॉर्मल जो तुम्हारे घर के पास मंडी लगती है, कोई रेगुलेटेड नहीं है, कोई ऐसे रेट फिक्स नहीं है, कोई ऐसे पॉलिसीज फिक्स नहीं है, नहीं, जिसने जहां अपनी चद्दर बिछाई उस पर 4 फ्रूट रखे, 4 आलू रख लिए, कोई आया 2 आलू ले गया, लो जी 80 रुपए दो, आलू ले जाओ, वो ले गया, बस बात खत्म। और क्या। अच्छा एक सुनो मेरी बात ध्यान से, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है कि जो वीकली मार्केट्स होती हैं ये किस टाइप ऑफ मार्केट्स में आती हैं। अब तुम्हें सर समझ तो आ जाएगा कि सर देखो अनरेगुलेटेड में आती हैं, लेकिन स्पॉट में भी आती हैं, लेकिन जो तुम्हारी वीकली मार्केट्स है उसमें ऑफ कोर्स वेजिटेबल्स और वो फ्रूट्स वगैरह मिलता है, तो वो तुम्हारी वेरी शॉर्ट में भी आती हैं, और तुम्हारे लोकल मार्केट्स में भी आती हैं। फनी बात क्या है, जो मॉड्यूल के MCQ में ऑप्शन था, उसमें ऑप्शंस में बाकी सब चीजें तो अलग अलग थी, लेकिन जो 2 सही आंसर दे दिए उन्होंने, क्या? एक तो सर स्पॉट मार्केट, एक अनरेगुलेटेड मार्केट, ये दे दिया उन्होंने ऑप्शन में। और मॉड्यूल में इसका क्या टिक करा हुआ है? अनरेगुलेटेड मार्केट टिक करा हुआ है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल की एग्जाम्पल में अनरेगुलेटेड मार्केट में आता है वो। तो ये चीज कुछ तुम्हें याद करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं ताकि पेपर में आ गया तो तुम्हें शॉक ना लगे। चलो, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस पे भी हम मार्केट क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि होलसेल मार्केट, ये तो तुम्हें पता ही है, तो इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं। रिटेल मार्केट भी तुम्हें पता ही है, क्या एक्सप्लेन करूं। मैन्युफैक्चरर सामान बेचता है बल्क में होलसेलर बल्क में खरीदता है और फिर रिटेलर को बांटता है, रिटेलर ऑफ कोर्स हम जैसे कस्टमर्स को सामान देता है। यस। तो होलसेलर डील करता है नॉर्मली B2B ट्रांजेक्शंस में, कि वो एक बिजनेस से खरीद रहा है और बिजनेस को ही बेच रहा है, और रिटेलर हम जैसे कंज्यूमर से डील करता है, B2C सेल करता है। यस। फिर कंपटीशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और इम्परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट जिसमें ऑफकोर्स तुम्हारी बाकी 3 आ जाती हैं। कौन सी? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। यस। अब टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आ चुके हैं, जो तुम्हें चारों में ऑलरेडी बोल चुका हूं। क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ चीजें पता है? वैसे तो देखो रिवीजन चल रही है, इसलिए मैं अब बेसिक चीजें थोड़ी बताऊंगा कि कौन सी मार्केट क्या होती है। तो इसलिए अगर तुम्हें रीड करना है, एक बार इसको पकड़ के सेल्फ रीड कर लो, ये सिर्फ टेबल पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके। यस। लेट्स गो। अब हम आ जाते हैं सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। चाहे जो मर्जी मार्केट, चाहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, चाहे मोनोपोली, ये वो एक सर्टेन प्राइस चार्ज करते हैं। यस। उस सर्टेन प्राइस को वो एक सर्टेन क्वांटिटी बेचते हैं। यस। और तुम्हें ये चीज याद ही होगी, नहीं याद तो मैं बता तो रही हूं, कि अगर तुम प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हो तो तुम्हारा क्या आ जाता है? टोटल रेवेन्यू, या टोटल सेल्स, या टोटल अर्निंग्स, ये सब तुम्हारी क्या आ जाती है? टोटल रेवेन्यू। और इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? TR। ये तो तुम्हें पता ही है। TR कैसे होता है सर? P इंटू Q करते हैं तो TR आ जाता है। अच्छा, AR क्या होता है सर? TR डिवाइड बाय Q, क्योंकि एवरेज हमेशा जब भी हम करते हैं तो क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। चाहे हम पहले चैप्टर 3 में जब कॉस्ट पढ़ रहे थे, तब भी अगर हम जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी होती थी, उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करते थे तो क्या आ जाती थी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वैसे ही टोटल रेवेन्यू को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, क्वांटिटी से डिवाइड करा तो क्वांटिटी से क्वांटिटी कटी, क्या बचा? P। तो इसका मतलब AR ही तो प्राइस है। एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस। ओ, समझ गए बात? यस। चलो, आई होप तुमने ये रीड कर लिया होगा, तुम्हें ये जो चीज समझ आ गई ना। अच्छा, ये ऐसे बनता है कि सर ये अगर 30 का प्राइस है, उस पर मैं 40 क्वांटिटी बेच रहा हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सर करना, लेंथ ये, ब्रेड्थ ये, लेंथ कितनी? 30, ब्रेड्थ कितनी? 40, 30 इंटू 40 क्या हो जाता है तुम्हारा? टोटल रेवेन्यू 1200। ओ, समझ गए? यस। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सर मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? हर एडिशनल यूनिट बेचने पे जो मैंने कमाया, हर एडिशनल एक यूनिट पे, ध्यान रहे बात, क्यों ध्यान रहे मैं भी बताता हूँ। हर एडिशनल एक यूनिट बेचने पे जो मैंने कमाया, डेट इज व्हाट? मार्जिनल रेवेन्यू। ओ सर, इसका मतलब मैंने एक सर्टेन प्राइस पे 10 रुपए पे एक क्वांटिटी बेची, 10 रुपए टोटल रेवेन्यू हुआ। फिर मैंने 9 रुपए पे 2 क्वांटिटी बेची तो 18 रुपए रेवेन्यू हुआ। फिर मैंने 8 रुपए पे 3 बेची तो 24 हुआ।
6 पे 4, 7 पे 4 बेची 28 हुआ, 6 पे 5 बेची 30 हुआ, 5 पे 6 बेची 30 हुआ। अच्छा तुम नोटिस कर रहे हो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है कि तुम्हें प्राइस कम करना पड़ेगा अगर तुम्हें ज्यादा यूनिट बेचने हैं, ज्यादा यूनिट बेचने तो मैं प्राइस कम करता गया। सम सिंपल। ये मेरा टी आर आएगा। अच्छा टी आर को इससे डिवाइड करूंगा तो ऑफकोर्स ए आर आ जाएगा। और ए आर इज नथिंग बट प्राइस। फिर आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू। फर्स्ट यूनिट का तो जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता। फिर सेकंड यूनिट से क्या होता है, 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, ये 28 माइनस 24 4। और फिर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, नेगेटिव जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर एक फॉर्मूला तो हमें सिंपल समझ आ गया, क्या, टी आर एन, टी आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू वट, एम आर। ये तो पता ही है कि सर एक पर्टिकुलर टी आर पकड़ो, उसमें से जो पिछला टी आर है उसको माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा इस यूनिट का, फोर्थ का। अब मेरी बात सुनो, ये वाला भी है तो एक फॉर्मूला है, एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर बाय चेंज इन क्यू। सर ये कहाँ काम आता है, ये काम आता है जहां पे यूनिट्स में जो गैप है ना वो एक से ज्यादा हो। सोचो मैं तुम्हें ऐसे लिखूं, वन, फर्स्ट यूनिट पे मेरा टी आर है 40, थर्ड यूनिट पे मेरा टी आर है लेट्स से 60, तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, अगर तो तुमने गलती कर दी 60 माइनस 40 20, तो 20 तुम्हारा हो जाएगा गलत। तो तुम्हें क्या करना है, वन, एक सेकंड, 1 3 40 60 ऐसा था ना। तुम्हें क्या करना है, चेंज इन टी आर 20, फिर चेंज इन क्यू 2, तो चेंज इन टी आर बाय चेंज इन क्यू 20/2 इज इक्वल टू 10, तो तुम्हारा 10 क्या आ जाएगा, एम आर। ओ, पेपर में ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि पेपर में वो एकदम से तुम्हें क्या बोलेगा कि सर एक यूनिट का प्राइस था 10 रुपए, नहीं ऐसे बताता हूँ, एक चीज का प्राइस था 100 रुपए, ठीक है, वो 10% सस्ती कर दी तुमने, 90 रुपए कर दी, ताकि तुम क्वांटिटी जो 10 बेच पा रहे थे अब तुम 12 बेच पाओ। बताओ एम आर क्या है, एम आर, तो तुम पहले तो तुम्हारे पास ये प्राइस और क्वांटिटी है तो तुम पहले तो टी आर निकालोगे, इसका आ गया 1000, इसका आ गया 12 9 980, नहीं 1080 ना, हाँ 1080, 1080 ये आ गया। अब तुम क्या करोगे, 1080 माइनस 1080, लेकिन साथ में ये क्वांटिटी भी तो डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट का गैप है। ओ, तो यहाँ पे चेंज इन क्यू भी करोगे 2, फिर तुम्हारा एम आर क्या आ जाएगा 40। ओ ऐसा क्या, जी हाँ ऐसा, समझ गए, ओके। ये वाला सिर्फ रीड कर लो, सेल्फ पॉज करके ना सिर्फ सेल्फ रीड करो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, टोटल रेवेन्यू और क्या होता है सर, इन सबका टोटल अगर सोचो, मैं यहाँ पे लिखूं, अच्छा इसीलिए वैसे यहाँ पे 10 लिखते हैं, मैं तुम्हें वैसे बता दूं इसलिए यहाँ पे 10 लिखते हैं। जीरोथ यूनिट की जीरो होती है, जीरोथ यूनिट की जीरो होती है, यहाँ पे अगर मैं जीरो यूनिट लिखूं तो टी आर भी जीरो है, ए आर भी जीरो है, ये भी जीरो। लेकिन उसके बाद टी आर क्या होता है, समेशन ऑफ एम आर, सबका टोटल। 10 + 8, मैं इसको रिमूव ही कर देता हूँ, 10 + 8 + 6 कितना होता है, 24। ओ ऐसा, और कर लो, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28 + 2 30। ओ गॉट इट, यस। अच्छा, इनका रिलेशनशिप कैसे चलता है सर, देखो ए आर का तो सिंपल है, प्राइस, ए आर तो प्राइस होता है, जो आप प्राइस सेट करोगे वो ए आर है। टी आर है और एम आर का रिलेशनशिप कैसे चलता है, बहुत सिंपल सर, जब तक एम आर पॉजिटिव है टी आर राइज कर रहा है, जब एम आर जीरो होगा तो टी आर अपने मैक्सिमम पे होगा, जब एम आर नेगेटिव हो जाएगा तो टी आर फॉल करने लग जाएगा, ये तुम डायग्राम से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, टी आर का बेसिकली स्लोप एम आर है, कि अगर एम आर जब तक पॉजिटिव है तो टी आर बढ़ रहा है, एम आर जीरो हुआ तो टी आर अपने मैक्सिमम पे आ गया, एम आर नेगेटिव हुआ तो टी आर गिरने लग गया। ओके, अच्छा, जो तुम्हारी परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव जो तुम्हारी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन जिसको बोलते हैं, उसमें तुम्हें पता है फर्म प्राइस टेकर होती है, टेकर, तो ए आर तुम अपनी मर्जी से सेट कर नहीं सकते, जब तुम अपनी मर्जी से सेट कर नहीं सकते तो तुम ज्यादा बेचने के लिए प्राइस गिरा भी नहीं सकते, अगर तुम्हारा प्राइस तुम गिरा नहीं सकते तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट फ्लैट स्लोप होगा, फ्लैट, फ्लैट स्लोप, फ्लैट स्लोप होगा।
फ्लैट स्लोप होगा तुम्हारा ए आर, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तुम्हारा ए आर कर्व फ्लैट होता है एंड ए आर कर्व इज इक्वल टू एम आर कर्व। क्यों? मैं इसकी चलो एग्जांपल देके बता सकता हूँ, ये लो बता ही देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो परफेक्ट कंपटीशन में ए आर तुम्हारा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो सर मैं कांस्टेंट फिगर ले लेता हूँ 10 10 10 10 10। अब इसी पे फर्म क्या बेच रही है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। कितना कमा लिया? 10 12 क्या मिस कर रहा हूँ मैं इसमें? हाँ मैं भी सोचूं ये मिस कर रहा हूँ। 10 20 30 40 50। अब इसका एम आर निकालो, इन दोनों का डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा? 10 10 10 10 10। तो सर ए आर इज इक्वल टू एम आर। ओ इसलिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एम आर। गॉट इट? यस। ये एक बार सेल्फ रीड कर लेना, ये चीज पॉज करके फटाफट। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। अब इन्होंने इन्होंने ए आर और एम आर के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप बिठाया, मेरे को बहुत पसंद आता है। एम आर इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाई बाय ई माइनस ई, ई माइनस वन डिवाइड बाई ई, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? मर इज इक्वल टू अरे, एम आर इज इक्वल टू अरे अरे, एम आर इज इक्वल टू अरे अरे अरे, एम आर इज इक्वल टू अरे। अगर ऐसे बोलोगे ना तो तुम कभी ये वाली चीज में कंफ्यूज नहीं होगा कि ए आर इधर था एम आर इधर था, ये कैसे था, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। क्योंकि बच्चे कभी बार क्या सोच लेते हैं? ए आर इज इक्वल टू एम आर मल्टीप्लाई बाय ई माइनस वन बाय ई, उल्टा सोच लेते हैं फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि उनको ऐसे कुछ मेमोरी टेक्निक नहीं। तो हमें क्या रखना? एम आर इज इक्वल टू अरे, एम आर इज इक्वल टू अरे, ऐसा। समझ गए? ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा। यस। अब सर इसमें कॉमन सेंस बिठाओ। अगर ई तुम्हारा वन है, ई वन है, तो यहाँ पे वैल्यू डालो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1, तो 0 हो गया। तो 0 इंटू ए आर 0 हो गया, तो एम आर क्या हो जाएगा? 0। तो अगर इलास्टिसिटी 1 है देन एम आर और ए आर दोनों क्या हो जाएंगे तुम्हारे? 0। ओके। अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मान लो 4, 4 माइनस 1 3, 3/4 कुछ भी पॉजिटिव नंबर, तो ए आर इंटू पॉजिटिव नंबर, क्योंकि प्राइस तो पॉजिटिव ही होता है, प्राइस नेगेटिव तो होता नहीं है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव। तो एम आर विल बी पॉजिटिव। और सेम ऐसे नेगेटिव का तुम खुद कैलकुलेट करके देख लो, आ जाएगा। यस। फिर हमने, याद है ये चीज हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी थ्योरी ऑफ डिमांड में, कि अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो तो उसमें इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो यहाँ पे सेंटर वाले पॉइंट पे, सेंटर वाले पॉइंट पे तुम्हें पता है ई इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर होता है, तो लोअर बाय अपर सेगमेंट इक्वल टू 1। अगर थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लेस देन 1 होगा, क्योंकि जो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो लोअर पोर्शन छोटा है, अपर पोर्शन बड़ा है, तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लेस देन 1 आएगा आंसर। और ऊपर में आएगा तुम्हारा ग्रेटर देन 1। ये समझ आई ये चीज? यस। अब इसका थोड़ा तुम्हें और लिंक समझाता हूं। जब भी एक मोनोपोली मार्केट होती है, मोनोपोली मार्केट मतलब सर मोनोपोली होगी तभी तो उसका ए आर कर्व गिर रहा है। सर जब हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब आपने ये बताई थी, तब तो वो डिमांड कर्व था, तो ए आर कर्व ही तो डिमांड कर्व है क्या? ए आर कर्व ही डिमांड कर्व है? क्यों सर? ए आर कर्व क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। डिमांड कर्व क्या बताता है? प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। ओ तो ए आर ही डिमांड कर्व है, गंगाधर ही शक्तिमान है, ब्रूस वेन ही बैटमैन है, क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है, टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है, वैसे ही ए आर कर्व ही तुम्हारा डिमांड कर्व है। ओ समझ गए? यस। समझ आ गई बात? यस। अब मैं बताने क्या चाहता था कि सर अगर ये ए आर कर्व गिर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट तो है नहीं है, क्योंकि उसमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो इसका मतलब या तो ये मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है, ऐसा कुछ है ना? ठीक। क्योंकि तुम्हें ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस गिराना पड़ेगा, तो तुम्हारा प्राइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए अगर तुम्हें गिराना है, तो उसके लिए तुम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव मार्केट में हो गए। ठीक है। अब ये रूल याद रख लो, ये रूल याद रख लो। क्या सर? जब तुम्हारा E इज इक्वल टू 1 होता है, हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा? अगर E इज इक्वल टू 1 है तो एम आर क्या हो जाएगा? 0। ए आर छोड़ो, ए आर छोड़ो, मैं इस एक काम करता हूँ, ए आर इसमें से हटा देता हूँ चाहे, पर चल लिखा रहने दो, तुम्हारे उसके लिए नॉलेज के लिए रखा हुआ। ये क्या हो गया? ए आर रहने देते हैं यार, फिर वो ना इसमें फॉर्मूले में भी नहीं बैठ रहा, सही नहीं लगेगा, फिर कंफ्यूज भी हो गए तुम। क्योंकि हम जब सब कुछ एम आर का रिलेशन पढ़ रहे हैं ई के हिसाब से, तो वही चलते हैं।
सर जब ई इज इक्वल टू 1 था तो एम आर 0 था, तो यहाँ पे ई इक्वल टू 1 हो गया सेंटर में, तो सेंटर में ही एम आर जो कर्व जो तुम्हारा है वो 0 होगा। समझ आ गई बात? जब तुम्हारा ई 1 है सेंटर पॉइंट में, जो तुम्हारा ए आर कर्व का बेसिकली सेंटर पॉइंट है, उसके पैरेलल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम आर कर्व क्या होगी? 0। ओ, और तुम्हें पता है जब एम आर 0 होता है तो टी आर मैक्सिमम होता है। तो सर जैसे ही एम आर 0 हुई यहाँ पे, वहां पे टी आर कर्व तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और एम आर जैसे नेगेटिव हुई टी आर कर्व गिरने लग गया, एम आर जब तक पॉजिटिव थी टी आर बढ़ रहा था। सर जब तक एम आर पॉजिटिव थी तब टी आर कौन से रेट पे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट पे या डिक्रीजिंग रेट पे? सर डिक्रीजिंग रेट पे, क्योंकि एम आर तो ओवरऑल गिर रही है ना। ओ, गॉट इट। समझ गए बात? यस, ये सारी यही सब कुछ समझाया हुआ है, ये जो हमने रेगुलर बैच में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या कि यही चीज कि ई इक्वल टू 1 होगा तो एम आर 0 होगा, वहां पे टी आर मैक्सिमम होगा, ये वो यही सब कुछ। ठीक है, चलो। और ये फिर ऑफ कोर्स हमें एक रिलेशनशिप याद रखना है कि टी आर बेसिकली मैक्सिमम कब होगा? जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी। अच्छा, ये डायग्राम से तुम ये भी बता सकते हो, मान लो तुम्हें पेपर में ये दिया जाए, इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 then TR will be option number 1 increasing, option number 2 maximum, option number 3 decreasing. If E is equal to, if E is greater than 1, तो सर E is greater than 1 यहाँ पे होता है और यहाँ पे TR तुम्हारा बढ़ रहा होता है, राइजिंग वाला पार्ट है। ओ, समझे? तो ऐसे इलास्टिसिटी से वो तुम्हारा एम आर का भी रिलेशनशिप निकल गया। हाँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि टी आर 7 होगा एम आर 6 होगा, ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा एम आर, या फिर टी आर जो है वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या मैक्सिमम होगा, ये तो बता ही सकते हैं। ओ, अब हमारा इस फर्स्ट यूनिट का सिर्फ लास्ट दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। दो बिहेवियर प्रिंसिपल तुम्हें याद रखने हैं। कौन से सर? कौन से? नंबर 1, शट डाउन पॉइंट क्या होता है? सर जहां पे तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू तुम्हारा टोटल रेवेन्यू। बताता हूं, समझाता हूं क्या होता है। अच्छा, इनको वैसे क्वांटिटी से डिवाइड करो, मतलब ये तो शट डाउन पॉइंट है ही है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। बेसिकली अगर मेरा प्राइस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही है तो वो शट डाउन पॉइंट है। इसका मतलब समझते हैं सर, याद रहे ये हम शॉर्ट रन में, याद रहे शॉर्ट रन में, अगर लॉन्ग रन में होता तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता, मैं एवरेज कॉस्ट गिनता और यहाँ पे टोटल कॉस्ट गिनता। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अगर लॉन्ग रन होता, लेकिन पेपर में क्या आएगा? शॉर्ट रन, क्योंकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, याद है ना? ठीक। शॉर्ट रन में अच्छा एग्जांपल लेते हैं सर। हमने ना, मैंने खोली एक क्या, मैंने खोली एक समोसे की रेडी। आहा, बर्गर की रेडी खोलते हैं, समोसे कौन खाए? गरीब समोसे। बर्गर की रेडी खोलते हैं, अमीरों वाला बिजनेस करते हैं भाई। 5-5 10 रुपए वाली चीज कौन बेचे भाई? 25-30 रुपए की चीज बेचेंगे हम। ठीक है, चलो मैंने क्या खोल ली? बर्गर की रेडी। सर बर्गर की रेडी ऐसी नहीं होती बेटा, तुम्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि तुम्हें फ्यूचर में ये लगानी है ना। ध्यान दो चुपचाप, पढ़ाई पे, कंसेप्ट पे ध्यान दो। बड़े है, बर्गर की रेडी ऐसी नहीं होती। इधर फोकस। ये तुम्हारे बने पड़े हैं क्या? मीठे मीठे बर्गर मीठे थोड़ी होते हैं। बर्गर पड़े हैं बस, ठीक है तुम्हारे, बढ़िया क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी वेज मैक पनीर, ये सब पड़े। अब एक चीज बताओ, एक होती है संक कॉस्ट। अच्छा चलो मैं पहले तुम्हें कहानी बताता हूँ। एक, मैंने खोली बर्गर की रेडी, मेरे क्या क्या खर्चे आते हैं? सर मेरे पास 3 खर्चे आते हैं। एक, ये जो मैंने बर्गर की रेडी जो खरीदी, जो रेडी खरीदी, रेडी, जो सिर्फ रेडी की बात करूं, रेडी खरीदा, तवा खरीदा, ये सब चीजें खरीदी, ठीक है। और मेरी कॉस्ट क्या क्या आती है? सर मैं ना ये रेडी किसी दुकान के आगे लगाता हूँ तो मेरे को उस दुकान को मंथली रेंट भी देना पड़ता है, तो मेरे को रेंट भी पड़ता है। और सर ऑब्वियसली जो मैं हर बर्गर बेचने के लिए एक बन लेके आता हूँ, एक टिक्की लेके आता हूँ, है ना, हर हर बर्गर में डालने के लिए पनीर का एक स्लाइस आता है, मैं वो लेके आता हूँ, तो ये सब चीजें पड़ती। इसमें तुम बताओ, ये तीनों कॉस्ट को अगर मैं क्लासिफाई करूं, सर जो मैं रेडी लेके आया ना, डेट इज माई संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब अब ये लग चुकी है, मैं चाहे प्रोडक्शन करूं ना करूं, बिजनेस बंद भी कर दूं तो भी मेरी ये कॉस्ट लग चुकी है, रेडी तो खरीद चुका हूं मैं। ठीक है, तो सर अगर इस
चीज का कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इस चीज का इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि रेडी मैंने खरीद ली है, तो क्या मैं रेडी की कॉस्ट को कॉस्ट गिनूंगा अपनी असली? नहीं, ये तो लग चुकी है ना, अब इसको तो मैं गिनूंगा ही नहीं अब। अच्छा, फिर सर मैं जो दुकान के आगे लगाता हूँ उसको बोलते हैं रेंट। रेंट क्या हो जाती है तुम्हारी? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब चाहे मैं कल को 100 बर्गर बेच दूं, चाहे मैं कल को एक भी बर्गर ना बेचूं, मेरे को रेंट तो उतना ही पड़ेगा। तो बेसिकली वो कॉस्ट जो तुम्हारी इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट पड़ रही है, ये तुमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया। यस, मैं जस्ट वैसे ही थोड़ा कवर करा रहा हूं ताकि मिस ना हो जाए, कंसेप्ट ना मिस हो जाए। फिर तीसरी कॉस्ट पड़ती है सर मेरे को, ये जो बर्गर बनाने का जो सामान आता है, बन, टिक्की, पनीर, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊं, बाकी कॉस्ट को छोड़ दो, जो मेरी रेडी की कॉस्ट है उसको भी छोड़ दो, जो मेरी रेडी की कॉस्ट है उसको भी छोड़ दो, जो मेरी रेंट की कॉस्ट है उसको भी छोड़ दो। मेरे को सिर्फ कौन सी कॉस्ट ध्यान देनी है शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट ध्यान देनी है सर? सिर्फ ये जो बर्गर की मेरी कॉस्ट पड़ रही है, एक बर्गर बनाने की कॉस्ट पड़ रही है। अब सर एक बर्गर बनाने की आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? मेरे को बन रही है एक बर्गर बनाने की कॉस्ट 20 रुपए। सर आप बेच कितने कर रहे हो? 20 रुपए। कमाया क्या? गोप 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 कमाया क्या? बाबा जी का ठुल्लू कमाया सर। ये कमाया मैंने, कुछ नहीं कमाया मैंने। जितने का बर्गर मेरा बनता है उतने का ही बेच देता हूं। सर इससे होगा क्या? इससे ये होगा, नॉट ओनली मतलब मैं इससे करूंगा कि मेरे को 20 रुपए की कॉस्ट इधर पड़ रही है, मैं 20 रुपए का ही बेच रहा हूँ, तो जितनी मेरे को बनाने की कॉस्ट पड़ रही है उतने का ही मैं बेच रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में तो कुछ कमा नहीं रहा। तो इसका मतलब ये जो रेंट का खर्चा जो पड़ रहा है मुझे, फिक्स्ड कॉस्ट, संक कॉस्ट तो भूल ही जाओ, ये रेडी की तो कॉस्ट अब पड़ चुकी ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। जो रेंट मुझे हर महीने पड़ रहा है वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ रहा है। ओ, समझे? सर फिर आप शटडाउन पॉइंट सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को क्यों गिनते हो? क्योंकि सर मेरी बात सुनो, अगर मान लो मैंने ये बर्गर का प्राइस रख दिया 25 रुपए, तो होगा क्या? हर बर्गर पे मैं 5 रुपए कमा रहा हूं। अगर मेरे पास सफिशियंट बर्गर बिक गए तो मेरा रेंट भी कवर हो जाएगा ना उसमें। तो अगर बेसिकली मैं अपने वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, एक यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है एक हिसाब से, एक एवरेज, एक क्वांटिटी की अगर मैं डिवाइड करूं, टोटल कॉस्ट को एवरेज क्वांटिटी से डिवाइड करूं, जो मेरे को एक एवरेज बर्गर की कॉस्ट पड़ रही है, अगर मैं उससे ज्यादा अपना AR रख रहा हूँ, AR मतलब प्राइस, अगर मैं उससे ज्यादा प्राइस रख रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ तो कमा ही रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस चलता रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग रन में धीरे धीरे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट कवर कर लूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा कर करके, सेल ज्यादा कर करके, ठीक है। बट अगर ये बर्गर का प्राइस ही 19 रुपए रख दूं, 15 रख देता हूँ चलो, तो सर not only I am not contributing a single rupees toward my rent, but I am also not able to cover this 20 rupees। मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट तक नहीं, जितना बर्गर बनाने में खर्चा लग रहा है उस उतना तो मैं कवर भी नहीं कर पा रहा। तो इसलिए मेरे को बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। इसलिए बोलते हैं शट डाउन पॉइंट क्या है? व्हेन एबीसी इज इक्वल टू AR, व्हेन एबीसी इज इक्वल टू AR। तो शटडाउन पॉइंट क्या है? फर्म शुड शट डाउन इफ प्राइस यानी AR इज बिलो ABC। A firm should not produce at all if its total variable cost are not met। मतलब अगर तुम्हारा टोटल रेवेन्यू से तुम्हारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही, या अगर क्वांटिटी से डिवाइड करूं तो तुम्हारा जो प्राइस रखा हुआ है उससे तुम्हारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो पा रही। ओ, समझ गए लॉजिक? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा आराम से अच्छे एग्जांपल देके समझा के हटाऊं। अब एक बार तुम रीड करोगे ना तो मैं समझ आ जाएगा कि सर ये जो संक फिक्स्ड कॉस्ट है, संक फिक्स्ड कॉस्ट जो रेडी खरीदने की कॉस्ट थी, वो तो इररिलेवेंट है। वो तो इररिलेवेंट है कि मेरे को बिजनेस चलाना है कि मेरे को बंद करना है, क्योंकि ये तो लग चुकी। अगर मैं बिजनेस आज के आज बंद भी कर दूं तो भी मेरे को रेडी का खर्चा तो पड़ चुका, तो रेडी का तो खर्चा मैं गिनूंगा ही नहीं ना। मैं सिर्फ क्या गिनूंगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मेरी, और फिक्स्ड कॉस्ट भी मतलब शटडाउन पॉइंट के लिए नहीं गिनूंगा, सिर्फ ये देखूंगा कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस रख रहा हूं तो मैं जो भी एक्स्ट्रा रुपीज कमा रहा हूं वो मेरा किस में यूज होगा? वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कवर करने में यूज हो जाएगा। सॉर्टेड? यस। ओ, हाँ, एक बार अभी ये सेल्फ रीड कर लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। यस यस। वैसे भी रिवीजन चल रही है ना, तो ऐसा तो है नहीं स्पून फीडिंग होगा सब कुछ। मैंने कंसेप्ट तुम्हें अच्छे से रिवाइज करा दिया, अब तुम्हें पढ़ना तो खुद है। यस। अब सेकंड प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो तुम्हें पता ही है,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक फर्म का देखो ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक फर्म अपना प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज करती है सर? व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी। हाँ हाँ हाँ, व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कर्व्स कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। ये जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं व्हेन एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। ठीक है सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जैसे परफेक्ट कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन, उसमें एम आर कर्व क्या होता है, ये वाला। अब उसमें अगर एम सी कर्व ऐसे है तो क्या तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे होगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारी एम सी फॉल कर रही है। तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी एम सी राइज कर रही है। ओ, इसीलिए बोलते हैं दो कंडीशन कौन सी है, मैंने एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे ई पे, ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, एम आर इज इक्वल टू एम सी हो रहा है एंड एम सी राइज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर यहाँ पे क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? अच्छा, मैं गया शाम को एक दिन बर्गर वाले के पास। मैं कहा भैया आप अपना बर्गर काफी सस्ते में बेच रहे हो। कहता हाँ। मैं कहा कितने में बेच रहे हो? कहता मैं हर हर एडिशनल बर्गर में 15 रुपए में बेच रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो सस्ता है काफी, मार्केट में तो 30 रुपए का भी मिलता है। वो कहता है यार देखो ऐसा है, मेरे को एक बर्गर, एक एक्स्ट्रा बर्गर बनाने की कॉस्ट पड़ती है, और कॉस्ट तुम्हें पता है बढ़ती जाती है धीरे धीरे, और एमआर धीरे धीरे घटता जाता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो हर एडिशनल बर्गर वो 15 पे तो नहीं बेच पाएगा, उसको प्राइस अपना कम करना पड़ेगा। अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो उसका एमआर गिरता जाएगा और उसकी एमसी बढ़ती जाएगी। तो उसने बोला यार मैं जो भी एडिशनल बर्गर बेचता हूँ उसमें मेरे को पहले 10 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, 2 रुपए की कॉस्ट पे। फिर अगले बर्गर पे 8 रुपए का, 8 रुपए का एमआर हुआ, 4 रुपए की कॉस्ट पे। फिर 6 रुपए का वो हुआ एमआर, 6 रुपए की कॉस्ट पे। तो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा। बस तुम्हें इतना याद रखना है, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी इज राइजिंग। तो वहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट। समझ गए? सिंपल समझो यार, ये एम आर इज इक्वल टू एम सी, अगर मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, और क्वांटिटी बनाऊंगा ना। क्यों? क्योंकि सर मेरे को हर क्वांटिटी पे तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, क्योंकि एम आर माइनस एम सी इज व्हाट माई प्रॉफिट। ऑब्वियसली उस यूनिट का प्रॉफिट यही तो होगा कि मैंने उस यूनिट पे कमाया क्या, माइनस उस यूनिट पे मेरा खर्चा क्या लगा, वही तो प्रॉफिट है। तो जब तक मेरा प्रॉफिट हो रहा है मैं बेचता जाऊंगा। जैसे ही मेरा वो बराबर हुआ कि जितने का मेरे को बिका उतने का ही मेरे को कॉस्ट पड़ी, मैं वहां पे रुक जाऊंगा। तो इसलिए ये पॉइंट जानना क्यों जरूरी है, ताकि तुम अपने लॉसेस भी मिनिमाइज कर सको अपनी प्रोडक्शन कम करके, या अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी कर सको क्वांटिटी बढ़ा के। क्वांटिटी कम करके लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा के प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। समझ आ गई बात? यस। अब तुम ये सेल्फ रीड कर सकते हो, तुम्हें समझ आ जाएगा। यस, इसी के साथ होता है, ये पढ़ लो। इसी के साथ होता है तुम्हारा यूनिट 1 खत्म। मैं फटाफट से आता हूँ पानी पी के, मैं फटाफट से एक बार पानी पी के आता हूँ, अपन फिर कंटिन्यू करते हैं यूनिट नंबर 2। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट यूनिट 2 विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस। सर बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है, बहुत ही कॉमन सा यूनिट है। क्या तुम्हें नहीं पता ऑलरेडी कि मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमिन होते हैं? सर मार्केट फोर्सेस डिटरमिन होते हैं, ये रहा डिमांड का, ये रहा सप्लाई का, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, करण अर्जुन जहां पे मिलते हैं वहां पे मार्केट तुम्हारा प्राइस डिटरमिन हो जाता है। ओ ठीक है। अच्छा मान लो एक प्रोडक्ट है, उसका ना ये प्राइस ग्राफ बना हुआ है कि सर अगर वो 5 पे है, 4 पे, 3 पे 2, ये उसके प्राइसेस हैं, है ना। और अगर प्राइस हाई होगा, प्राइस हाई होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है। ये तो तुम्हें पता है कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, ये देखो पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। और प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, ये तो तुम्हें पता ही है। अच्छा सर अगर एक चीज का प्राइस, अच्छा ये तो हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई आपस में मैच करते हैं, ठीक है। अब एक चीज तुम बताओ, जहां अगर मान लो किसी चीज का प्राइस जितना होना चाहिए मार्केट के हिसाब से उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, तो होगा क्या? सर होगा ये कि लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे, लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। और और अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई बड़ी होगी। सही है। अगर उल्टा बोलूं, जितना प्राइस होना चाहिए उससे कम है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उनको कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, एक हिसाब से उनको ज्यादा उस पर यूटिलिटी मिलेगी कि भाई 3 रुपए की चीज 1 रुपए में मिल रही, और लो और डिमांड करो। लेकिन सप्लायर को उसमें कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा अंदर से बेचने का, क्योंकि 3 रुपए की चीज उसकी 1 रुपए में बिक रही है तो वो बेचेगी नहीं, तो सप्लाई कम हो जाएगी।
अब जब ऐसा केस होगा फिर रिवर्स चलेंगे। पहले प्राइस से हमने ये डिटरमिन कर लिया कि डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी, ये हमने समझ लिया। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई कि या तो हम यहाँ पे हैं जहाँ पे प्राइस ज्यादा है, 5 रुपए है, तो इससे क्या हो गया, देखो डिमांड कम हो गई, डिमांड जो है वो कम हो गई, और सप्लाई जो है सप्लाई कर्व वाली ये ज्यादा है, तो डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, समझ गए। और ऑफ कोर्स प्राइस कम करोगे तो दूसरा लॉजिक भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, सॉर्टेड। अब ऐसी सिचुएशन है फॉर एग्जांपल ये वाली, चलो ये वाली लेते हैं, प्राइस अपन लेते हैं कम वाला। अब प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ सर, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, ठीक है, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम हो गई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर डिमांड ज्यादा होगी हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, या दूसरी साइड से बोल रहे हैं सप्लाई कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेज। शॉर्टेज, सप्लाई कम है तो क्या बोलते हैं शॉर्टेज, डिमांड ज्यादा तो क्या बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब इस केस में अब तुम खुद ही सोचो, कोई चीज ऐसी है जो तुम्हें मार्केट में पता चले कि यार उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और बहुत लिमिटेड एडिशन अवेलेबल है ना, जैसे ये स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की टिकट्स, या अवेंजर्स डूम्स डे की टिकट्स, है ना। अब ये चीजें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि सर सिनेमा हॉल में जितनी सीट्स है उतनी लिमिटेड अवेलेबल है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस उठा देते ना। या जैसे दिवाली के टाइम पे होता है पटाखे महंगे हो जाते हैं ना, बसंत के टाइम पे पतंगे महंगी हो जाती है ना, क्यों, क्योंकि उन चीजों की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब ये चीजें होंगी, जब ये चीजें होंगी तो क्या हो जाएगा सर, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ता है ना, तो इसलिए इस पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस अब बढ़ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वापस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑटो एडजस्ट करती है खुद को। अगर किसी ने मार्केट बिगाड़ने की कोशिश करी भी कि प्राइस कम कर दी है ज्यादा कर दी, उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, भाई और बहना, उससे ये होगा कि मार्केट फोर्सेस मेक श्योर करेंगे कि वो एडजस्ट होके वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएं। ओ, समझ गए, यस। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्राइस ज्यादा होगा, अगर तुम यहाँ पे पहुंच गए प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, डाउनवर्ड, ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे वापस आएगा, ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड इंपैक्ट होगा उस पर। और अगर तुम्हारा प्राइस कम हो गया ये वाला, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली प्राइस अपवर्ड इफेक्ट आएगा, प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, अपवर्ड की तरफ। इसलिए इक्विलिब्रियम प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, कि तुम्हारी मार्केट ऑटो क्लियर करती है। ओ, अब एक बार सेल्फ रीड कर लो, ये सेल्फ रीड कर लो, ये जितना भी ये वाला पोर्शन ना सेल्फ रीड कर लो जल्दी से, अपनी बुक उठाओ सेल्फ रीड कर दो। अच्छा तुम्हें अगर ये नोट्स चाहिए, ये तो मैंने बताया ही नहीं, अगर तुम्हें ये नोट्स चाहिए चाहिए तो हमारी वेबसाइट पे जाओ nextgencaacademy.com, वहां पे जाके बुक तुम ऑर्डर भी कर सकते हो अगर तुम्हें हार्ड कॉपी चाहिए, ई बुक भी अवेलेबल है तो तुम वो भी ले सकते हो सस्ते में, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ पढ़ना है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यस यस, ऑल द बेस्ट, आगे चलते हैं। अच्छा ये मैंने समझा दिया कि सर जब शॉर्टेज होती है, ये एक्सेस डिमांड होती है, तो मार्केट अपने आप उसको प्राइस को अपवर्ड की तरफ भेजती है, और जब सरप्लस होता है, जब सप्लाई ज्यादा होती है डिमांड कम होती है, सरप्लस है मार्केट में, तो मार्केट ऑटोमेटिकली उसको नीचे की तरफ फेंकता है प्राइस को। ओ, समझ गए, ये पढ़ लो समझ आ जाएगा। वैसे तो मैंने समझा तो तुम्हें ऑलरेडी दिया, वो बस इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलो अब हम पढ़ते हैं सर चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। मैं तुम्हें एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं कि अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आएगा कि इफ प्राइस इंक्रीजेस, इफ सॉरी, इफ देर इज if there is an increase in demand and no change in supply, then what will be the effect on price and quantity? If there is an increase in supply, then क्या फर्क होगा, अगर दोनों में साइमल्टेनियसली इंक्रीज है, अगर दोनों में साइमल्टेनियसली डिक्रीज है, अगर एक में इंक्रीज है एक में डिक्रीज है, अगर दोनों में इंक्रीज है लेकिन एक में लेस प्रोपोर्शनली इंक्रीज है, तो ये सारे केसेस तुम्हारे कवर हो जाएंगे। तुम्हें बस ये रामबाण तरीका याद रखना, क्या डिमांड के साथ सुनो मेरी बात, क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी, उसका सिंपल लेना देना इससे है, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो मैं इंक्रीज हो जाऊंगी, अगर वो डिक्रीज हो रही है तो मैं डिक्रीज हो जाऊंगी। क्वांटिटी का बस इतना लेना देना याद रखना,
क्वांटिटी जो है वो डिमांड और प्राइस के साथ सीधा सीधा चलती है कि ए क्वांटिटी अगर तुम बढ़ रही हो, मतलब क्वांटिटी क्या बोलती है, ए डिमांड अगर तुम बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, ए सप्लाई अगर तुम बढ़ रहे हो तो मैं भी बढ़ जाऊंगा। अब सोचो वहां पे लिखा हुआ कि दोनों बढ़ गए, तो सर दोनों बढ़ गए तो मैं डेफिनेटली 2 गुना बढ़ूंगा क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं। चलो क्वांटिटी का क्लियर हो गया, अब प्राइस पे चलते हैं। बस इतना याद रखना, क्वांटिटी के केस में इंक्रीज लिखा है, चाहे डिमांड में चाहे सप्लाई में। इंक्रीज मतलब क्वांटिटी भी बढ़ेगी, डिक्रीज मतलब क्वांटिटी गिरेगी, सिंपल। अब हम आ जाते हैं किस पे, प्राइस के ऊपर। प्राइस का बस इतना याद रखना है, डिमांड के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन है, उल्टा हो चुका है उल्टा। ये तो तुम्हें पता ना कि प्राइस और डिमांड का, अगर अगर डिमांड मेरे को देखनी प्राइस के बेसिस पे तो इनवर्स रिलेशन होता है, और अगर प्राइस देखनी मेरे को डिमांड के बेसिस पे तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अरे जैसे हमने अभी पढ़ा है, किसी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ता है ना, तो डिमांड बढ़ने से उल्टा प्राइस बढ़ गया। ओ, तो बस ऐसे ही याद रखना, किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, और अगर किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस गिरता है। ऐसे याद रखना बस, सिंपल। क्या याद रखना, मैं एक बार बना के बता देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना रहे। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्वांटिटी इंक्रीजेस, ऐसे बोल देता हूं मैं इसको, ऐसे बोल देता हूं कि सर चाहे डिमांड चाहे सप्लाई, इफ दे इंक्रीज देन क्वांटिटी इंक्रीज, चाहे डिमांड चाहे सप्लाई, इफ दे डिक्रीज देन क्वांटिटी डिक्रीज, सिंपल। फिर दूसरी तरफ चलते हैं प्राइस की तरफ। प्राइस की तरफ, प्राइस में कैसे लॉजिक है सर, इफ डिमांड इंक्रीज देन प्राइस इंक्रीज, इफ सप्लाई इंक्रीज देन प्राइस डिक्रीज। अभी मैं तुम्हें डायग्राम में प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, इनफैक्ट डायग्राम तुम खुद ही पढ़ोगे अब तुम्हें समझ आ जाएगा, लेकिन ये रामबान तरीका बता रहा हूँ क्योंकि एट द एंड तो एमसीक्यू पेपर है ना। तुम्हें तो देखो होगा क्या, पेपर में हद 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। सर उसने क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सर ऐसा हुआ, क्वांटिटी के केस में तो सिंपल लॉजिक है, जो चीज जिधर जा रही है उधर तरफ जाएगा। अगर डिमांड इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, अगर सप्लाई डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी भी कम हो गई, तो मतलब एक हिसाब से बैलेंस आउट हो गया। अब अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, अब अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ कि कौन सा ज्यादा बढ़ा, डिमांड ज्यादा बढ़ी या सप्लाई ज्यादा गिरा, कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है, तो तुम क्वांटिटी के ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्वांटिटी ऊपर गई कि क्वांटिटी नीचे गई। लेकिन अगर डिमांड उसने बोला ऊपर गई तो इसका मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, और उसने बोला सप्लाई नीचे गई तो इसका मतलब प्राइस फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑपोजिट चलती है, सप्लाई के ऑपोजिट चलती है। तो सप्लाई नीचे गई तो भी प्राइस ऊपर, डिमांड ऊपर गई तो भी प्राइस ऊपर। तो तुम ऑप्शन कौन सा टिक करोगे, प्राइस वुड डेफिनेटली गो, प्राइस वुड डेफिनेटली इंक्रीज, बट द क्वांटिटी इज नॉट श्योर, मतलब वी आर नॉट श्योर ऑन क्वांटिटी। ये ऑप्शन होगा और तुम्हें ये टिक करना है, समझ आ रहा है। डिमांड और सप्लाई, जो जो क्वांटिटी है, सिंपल दोबारा, जो क्वांटिटी है उसका डिमांड और सप्लाई के साथ सीधा रिलेशन क्या है, अगर तुम बढ़ रहे हो मैं बढ़ रहा हूं, अगर तुम गिर रहे हो मैं गिर रहा हूं, ये है क्वांटिटी। प्राइस का क्या है, डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप, सप्लाई के साथ इनवर्स रिलेशनशिप। डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिर रही है तो प्राइस गिर जाएगा, फिर सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस गिर जाएगा, सप्लाई गिर रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा। ओ, समझ आ गई बात। अब इसको हम जब डायग्राम्स में उतारेंगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ये पहले डिमांड कर्व था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था तुम्हारा। ये सारा राइटअप यही लिखा हुआ है जो मैं भी अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो तुम सिर्फ इधर फोकस करो समझने पे, रिटर्न जो है वो तुम पढ़ ही लेना, मैं स्क्रीन पॉज कर दूंगा, ये लो स्क्रीन पॉज कर लोगे, तुम्हें सेल्फ रीड करना दो, 1 2 3 चलो। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब तुम्हारी डिमांड इंक्रीज हुई तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, तो ये तुम्हारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। अब देखो मैंने क्या बताया हुआ है सर, क्वांटिटी तो सिंपल है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं भी इंक्रीज हो जाऊंगा, सिंपल। और प्राइस का कैसे है सर, प्राइस का सिंपल है, डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गया। ओ, प्राइस भी बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गई। और यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन भी करा हुआ है कि ये होता कैसे है, कि सर होता कैसे, देखो सबसे पहले जब इंक्रीज इन डिमांड होती है तो पहले तो सेम प्राइस पे लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं और मार्केट में शॉर्टेज है,
अब तुम बताओ, हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा, अगर एक्सेस डिमांड होती है, अगर एक्सेस डिमांड होती है, एक्सेस डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइस के ऊपर इंपैक्ट क्या आता है? अपवर्ड शिफ्ट। अगर इधर की तरफ चली जाती है डिमांड तो वो वापस इधर को आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर की तरफ गई डिमांड तो वापस इधर को प्राइस आया, वापस इधर को इक्विलिब्रियम पे आया। तो उन्होंने पूरा वो एक्सप्लेन करा हुआ कि वो वापस आती है। तुम्हें बस इतना याद रखना है जो मैंने रिलेशनशिप तुम्हें समझाया। अब तुम आगे जितने भी डायग्राम है तुम इसमें डाल के देखो, डिक्रीज इन डिमांड हो रहा है तो क्वांटिटी क्या बोलती है कि चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है, डिक्रीज हो रहा है तो मैं भी डिक्रीज हो जाऊंगा, मैं भी डिक्रीज हो गया, शिफ्ट हुआ ना इक्विलिब्रियम का, तो क्वांटिटी भी शिफ्ट हो गई। और प्राइस क्या बोलता है कि मेरा डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर डिमांड गिर रही है तो मैं भी गिर जाऊंगा। ओ, अब सप्लाई पे चलते हैं। रिलेशनशिप कंफर्म कर लो जो मैंने तुम्हें समझाया हुआ है, जो मैंने तुम्हें रिलेशनशिप समझाया हुआ कंफर्म कर लो। सर सप्लाई बढ़ी तो क्वांटिटी क्या बोलती है, चाहे डिमांड है चाहे सप्लाई है, अगर बढ़ रही है तो मैं भी बढ़ रहा हूँ, तो सप्लाई ये हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ गई, क्यू से Q1 बढ़ गया। और सप्लाई और प्राइस का क्या इनवर्स रिलेशनशिप, तो सप्लाई बढ़ी तो प्राइस गिर जाएगा, तो ये देखो प्राइस गिर गया। ओ, अब इससे तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे लगभग 12-15 कुछ ग्राफ्स हैं आगे, वो सारे कवर हो जाएंगे कि सर ये चार तो यही हो गए, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, फिर साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड, साइमल्टेनियस डिक्रीज इन सप्लाई, फिर साइमल्टेनियस इंक्रीज लेकिन डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है सप्लाई से, फिर साइमल्टेनियस डिक्रीज, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है, या कुछ भी ऑपोजिट हो रहा है। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन अगर तुम्हें ये लॉजिक क्लियर है। अच्छा तुम एक बार खुद बताओ, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सर डिमांड बढ़ी है और सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन जो सप्लाई है वो लेस प्रोपोर्शनेट है, मतलब सप्लाई भी बढ़ी है डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन जो सप्लाई है वो डिमांड से कम बढ़ी है। तो तुम सर पहले अपना रूल चलाओगे, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सर क्वांटिटी क्या बोलती है कि अगर तुम चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, अगर तुम बढ़ रहे हो मैं भी बढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे तो दोनों बढ़ रहे हैं, चाहे कोई कम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो सिंपल आंसर क्या हुआ सर, क्वांटिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज। अब प्राइस पे बात आ जाती है, सर प्राइस का इसके साथ है पॉजिटिव रिलेशनशिप तो इसके हिसाब से प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई के साथ है इनवर्स रिलेशनशिप इसके हिसाब से प्राइस गिरेगा। लेकिन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट कौन सा है, डिमांड का, तो इसका मतलब प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो तुम क्या बोल सकते हो, प्राइस भी बढ़ेगा क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ओ, लॉजिक समझ आ गया? यस। अब एक बार खुद से कुछ भी एक करके देखो, मैं रैंडमली एक और बना देता हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन बना देता हूँ, ये सेम डायरेक्शन थे ना, ये सेम डायरेक्शन में एक मैंने प्रोपोर्शनेट ज्यादा कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोर्शनेट कर देता हूँ। इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन डिमांड, बताओ। कुछ भी बना रहा हूं मैं रैंडम। सर इसमें ऐसे बनेगा कि देखो ऐसा है, क्वांटिटी क्या बोलती है, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, अगर तुम बढ़ रहे हो मैं बढ़ूंगी, अगर तुम गिर रहे हो मैं गिरूंगी, तो इसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ेगी, इसके हिसाब से क्वांटिटी गिरेगी। लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन सा है सर, सप्लाई स्ट्रॉन्गर है, वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट है, तो ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब मैं नेट क्या बोल सकता हूँ, नेट क्वांटिटी बढ़ेगी। अब हम चलते हैं प्राइस पे, ठीक है। प्राइस कैसे चलता है सर, सप्लाई के ऑपोजिट चलता है, तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो प्राइस गिरेगा, और इसके हिसाब से मैं बोलूँ तो पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और डिमांड का, तो इसके हिसाब से प्राइस भी गिरेगा, क्योंकि ये गिर रहा है तो प्राइस भी गिरेगा। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है तो ये बढ़ रहा है तो प्राइस गिरेगा। समझ आ रही है बात? यस। तो इसका मतलब दोनों में प्राइस गिर ही रहा है, तो हमें शॉर्ट शॉर्ट क्या पता चल गया कि प्राइस भी गिरेगा, तो हमें ये पता चल गया। ओ, अब यही चीज तुम अगर ग्राफ में उतार के देखोगे ना, मैं तुम्हें ना एक छोटा सा बना के दे देता हूँ, अगर तुम्हें समझ आ जाए वैसे तो। मान लो ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब हुआ क्या सर, सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, ये सप्लाई कर्व है, ये ज्यादा बढ़ गई, डिमांड कर्व जो है वो गिरी है और कम गिरी है, तो इसका प्रोपोर्शन हम कम रखते हैं गिरने का, ऐसा कुछ। तो तुम्हारा पहला कौन सा बनता था इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये। अब डिमांड और सप्लाई कहां पे मैच होती है, यहाँ पे, यहाँ पे मैच होती है। सर क्या हुआ, पहले वाला पॉइंट ये था, अब वाला पॉइंट ये है, जरा देख के बताओ जो हमने निष्कर्ष निकाला था वो मैच होता है? यस सर, क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस जो है वो कम हो गया।
P0 P1 समझ आ गया लॉजिक? यस। ओ तो सर ऐसे तुम कोई भी मैच कर सकते हो, आगे जितनी भी डायग्राम है तुम्हारा इससे सारा सॉल्व हो जाएगा। ये मैच कर लो जितने भी हैं, साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड, सेम डायरेक्शन में चेंज हो रही है तो लॉजिक लगा के देखो एक बार, तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। ये लो, ये ये पढ़ लेना, क्या क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा, और जो मैंने लॉजिक दी वो लगा के देखना, तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। ये लो, सब जो मैंने समझाया उससे मैच हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी समझा दिया मैंने। यस, कि देखो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई गिर रही है, और सप्लाई कम प्रोपोर्शनेटली गिर रही है और डिमांड ज्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। सर अगर मैं बोलूं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इक्वल इक्वल है, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई गिर रही है और इक्वल है, इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें मैं बोलूंगा देखो डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या करता है? बढ़ता है। सप्लाई गिरती है तो प्राइस क्या करता है? गिरता है। देखो, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या करता है? बढ़ता है। सप्लाई गिरती है तो प्राइस क्या करता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि प्राइस तो बढ़ेगा ही। और क्योंकि इन दोनों, अच्छा, डिमांड बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, सप्लाई गिरती है तो क्वांटिटी गिरेगी, लेकिन इन दोनों का इफेक्ट इक्वल है तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए, तो क्वांटिटी क्या रहेगी? रिमेन्स अनचेंज्ड। रिमेन्स अनचेंज्ड, ओ, तो क्वांटिटी फ्लैट, ना बढ़ी ना घटी। इसकी तुम यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो यहाँ पे जो बनी हुई है। ठीक है, यस। ये एक इलस्ट्रेशन है जो हमने ऑफ कोर्स क्लास में डिस्कस करी हुई है, और तुम्हारे मतलब रिवीजन के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए ऑफ कोर्स रेलेवेंट हो सकती है अगर तुमने नहीं पढ़ी है। मॉड्यूल की इलस्ट्रेशन है, तो ये मैं पहले इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, एक बार सेल्फ रीड करो, एक साइड में आंसर लिखो फटाफट से, जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो जल्दी से। और अगर सॉल्व कर लिए 1 2 3 मैं बताऊंगा सोल्यूशन, ये है सोल्यूशन। अब इसको मैच कर लो, अगर तुम्हारा मैच होता है तो वेल एंड गुड है जी। अगर तुम्हारा मैच होता है ये तो वेरी गुड है, तुम्हारा 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं कितनी देर में? सिर्फ 1 घंटा 10 मिनट में अप्रोक्स। सोचो, और कितनी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज समझी है, डायग्राम भी बनाए हैं, एग्जाम्पल्स भी लिए, सब कुछ कर लिया। 1 घंटे में तुम्हारे 2 यूनिट खत्म, मजे। क्योंकि अपन टाइम पास नहीं करते ना, अपन सीधा काम की बात करते हैं और याद रहने वाली बात करते हैं, ताकि तुम ये वीडियो 2 बार देख सको स्पीड पे। ओ, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं चैप्टर 4 की यूनिट 3 में, जो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो में निकाल देता हूँ, ठीक है।